हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत में बाबर का आगमन और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जानेंगे। सबसे पहले हम बाबर को जान लेते हैं कि बाबर कौन था और उसका भारत में आगमन किस प्रकार होता है और बाबर का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। उसने जो अपनी दो पद्धतियाँ भारत में लागू की, भारत को एक नई युद्ध प्रणाली प्रदान की, वो उसे कहाँ से प्राप्त हुई और पानीपत का प्रथम युद्ध का स्वरूप, उसके परिणाम, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा वह शासक था। बाबर मध्य एशिया के दो योद्धाओं तुर्की वीर तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। पितृपक्ष की ओर से वह तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माता कुतुलुग निगार खानम की ओर से वह चंगेज का 14वां वंशज था। उसका कुटुंब तुर्की जाति के चगताई विभाग के अंतर्गत आता था, किंतु आमतौर पर वह मुगल ही माना जाता था। अपने पिता की अकाल और आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष और 4 माह की अल्प आयु में गद्दी पर बैठा। जब बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का राज्यभार ग्रहण किया, उस समय शत्रु उसके देश पर दो विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे थे। अपनी बुद्धिमानी और अनुभवशील दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से उसने शीघ्र ही अपना राज्याभिषेक कराया और अपने घर की ठीक तौर से व्यवस्था की। उस बाबर ने 2 बार समरकंद को अपने अधिकार में लिया और दोनों बार समरकंद उसके हाथों से छूट गया। समरकंद के बाद बाबर काबुल का बादशाह बना 1504 से, और वो 1526 तक काबुल का बादशाह बना रहा। उसके बाद समरकंद पर उसने तीसरी बार अधिकार किया और फिर से समरकंद उसके हाथों से निकल गया। ये 1511 की बात है। उसके बाद अगर हम यह पृष्ठभूमि देखें कि हिंदुस्तान में पदार्पण की क्या तैयारी थी, तो कभी कभी आत्मरक्षा हेतु किंतु अधिकतर विजय प्राप्त करने की भीषण युद्ध योजनाओं के कार्यक्रम में संलग्न होकर 11 वर्ष की अल्प आयु से ही बाबर को युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा। उसे अपने विरोधियों से अनेक बार मोर्चा लेना पड़ा। ये विरोधी उसी तरह तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, ईरानी और अफ़गान थे। इनसे युद्ध करने में उसने अनेक अनूठे युद्ध कौशल और सैनिक चालों और चतुराई के साथ को अपनाया। उज़्बेक अभी जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो युद्ध प्रणाली उसने भारत को प्रदान की, वो कहाँ से प्राप्त की, तो उज़्बेकों से उसने तुलुगमा का प्रयोग सीखा। तुलुगमा, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि तुलुगमा क्या है। तुलुगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से ध्वंसात्मक हमला करता था। मंगोल और अफ़गानों से उसने एक ओर तो सेना को छिपा कर रखने की चाल और
दूसरी ओर प्रलोभन द्वारा शत्रु को पूर्व योजना अनुसार सेना सामग्री से संपन्न भीषण व्यूह की ओर अग्रसर कर उस पर विभिन्न दिशाओं से आकस्मिक आक्रमण करने की नीतियां सीखी। यानी उज्बेकों से तुलगमा पद्धति सीखी। तुलगमा पद्धति क्या थी ये भी मैंने बताया। और जो सेना को छिपा कर रखने और आगे से शत्रुओं को प्रलोभन देने की जो नीति थी उसने मंगोलों और अफगानों से सीखी। ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग सीखा। अपने सजातीय तुर्कों से उसने गतिशील अश्वारोहणी का सफल संचालन सीखा। इस प्रकार अनेक जातियों से संपर्क एवं सहयोग होने के परिणाम स्वरूप बाबर ने अपनी युद्ध कला को अति विकसित रूप प्रदान किया, जो वास्तव में अनेक युद्ध प्रणालियों का वैज्ञानिक समन्वय था और साथ ही मध्य एशिया के निवासियों के लिए एक नई चीज़ थी। यह युद्ध प्रणाली सुनियंत्रित, दक्ष और गतिशील अश्वारोहणी सेना, वैज्ञानिक तोपचियों की सेना, चमत्कारपूर्ण चालों का प्रयोग जैसे तुलगमा तथा सेना के अग्रभाग की रक्षा के लिए जंजीर में बंधी हुई गाड़ियों की कतार से संपन्न एक सफल समन्वय का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। इसके अतिरिक्त बाबर के दुर्दिनों ने उसे आरंभ से ही सहिष्णुता, धीरता, संयम, साहस और मृत्यु से निडरता के महान गुणों का अभ्यास करा दिया था। इन विशेषताओं ने उसे मनुष्य जाति का ऐसा अनुभवी नेता बना दिया जो किसी के विषम परिस्थितियों में आशा और विश्वास का त्याग नहीं करता है। 1514 और 1519 के बीच उसे उस्ताद अली नामक एक तुर्क तोपची की सेवाएं उपलब्ध हुई, जिसको उसने अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। इस व्यक्ति ने बाबर को तोपखाने के निर्माण और बंदूकचियों की सेना खड़ी करने में सहयोग दिया। विस्फोटक शस्त्रों का प्रयोग ईरानियों ने कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्कों से सीखा था और बाबर ने इस कला को ईरानियों से ग्रहण किया। कुछ वर्षों बाद उसे मुस्तफ़ा नामक एक अन्य तुर्क तोप विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त हो गईं। इन दोनों तोपचियों की देखरेख में बाबर ने अपनी सेना के प्रयोग के लिए अनेक तोपें ढलवाईं और बंदूकें तैयार करा लीं और इस प्रकार वह एक शक्तिशाली तोपखाने का स्वामी बन गया। भारत में सफलता प्राप्त करने का यही एक मुख्य कारण हुआ। प्रारंभिक अभियान जो था भारत बाबर का 1503 ईस्वी में अपने घुमक्कड़ जीवन काल में जब वह दिक्खाट नामक ग्राम के मुखिया का अतिथि था तो मुखिया की 111 वर्षीय माता से उसने तैमूर के भारत आक्रमण की कथा सुनी। यह वृत्तांत सुनकर उसकी कल्पना प्रज्वलित हो उठी और अपने पूर्वज के भारत आक्रमण को किसी दिन दोहराने का उसने संकल्प लिया। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में किया और इसके बाद दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में किया। तीसरा आक्रमण 1520 में किया। चौथा आक्रमण 1524 में किया और जो पांचवा आक्रमण था वो हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 था। बाबर के भारत पर जो पांचवा आक्रमण था पानीपत का युद्ध,
इसको हम दो रूपों से देखेंगे। एक तो इनका आगमन राणा सांगा की तरफ से था और दूसरा इनका आगमन दौलत खां यानी इब्राहिम के चाचा की तरफ से था। राणा सांगा ने कहा था कि आप एक तरफ से काबुल से सीधे आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और मैं इधर आगरा से उसी वक्त दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। लेकिन जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उस वक्त राणा सांगा ने किसी भी प्रकार का कोई भी जैसा कि शर्तों के अकॉर्डिंग हुआ था, उस हिसाब से राणा सांगा ने कोई भी प्रयास नहीं किया। उसी के फलस्वरूप राणा सांगा से खानवा का युद्ध था। अब इधर तो खैर इब्राहिम लोदी, उनके चचा जान और चचा जान के बच्चों आलम खां, ये इन सभी से गद्दी पाने के लिए, राज सिंहासन पाने के लिए संघर्ष हो ही रहा था। इधर से राजपूत भी चाह रहे थे इब्राहिम लोदी को गद्दी से उतारना, इसीलिए राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। तो अब हम देखेंगे कि बाबर को उज़्बेकों द्वारा जब धमकी से छुटकारा मिला तो वह नवंबर 1525 ईस्वी में हमारे देश की ओर बढ़ा। बदख्शां में अपनी सेना लेकर मार्ग में हुमायूं भी उससे आ मिला। सियालकोट में उसने आलम खां से संधि विच्छेद और दिल्ली आक्रमण में सफलता का समाचार सुना। आलम खां कौन है? आलम खां इब्राहिम लोदी के चाचा जान दौलत खां का बेटा है। दौलत खां और गाजी खां भी दौलत खां के बेटे हैं। भय से कांप उठे और मिलावत के दुर्ग में छिपकर बैठ गए, क्योंकि दौलत खां ने भी, जो इब्राहिम के चचा जान थे, क्योंकि सबसे पहले बाबर ने पंजाब के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने की बात कही और उस टाइम पर पंजाब का सूबेदार दौलत खां था, यानी इब्राहिम के चाचा जी। उन्होंने वहाँ बाबर को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। इसीलिए, और जो उनका लड़का था आलम खां, वह जाकर बाबर से मिल जाता है और संधि हो जाती है। और जब बाबर वहाँ से काबुल से चलता है दिल्ली की तरफ, तो दौलत खां भय से कांप उठते हैं और मिलावत के दुर्ग में छिपकर बैठ जाते हैं। बाबर ने तुरंत उस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया और दौलत खां को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। उसने दौलत खां को अपने सम्मुख उपस्थित किए जाने की आज्ञा दी। बाबर ने हुक्म दिया कि जिन दो तलवारों, यानी एक और कोटेशन बहुत पूछा जाता है, जब पंजाब में गाजी खां और दौलत खां अकबर के सेना को पराजित करने के लिए खड़े होते हैं, तो इनका एक कथन बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने, दौलत खां ने कहा था कि मैं दोनों बाबर को और इब्राहिम की सेना, एक तरफ से इब्राहिम की सेना आ रही थी क्योंकि निरंकुश हो गए थे और पंजाब को हथियाना चाह रहे थे, इसलिए एक तरफ से तो बाबर की सेना आ रही थी, एक तरफ से दिल्ली से इनकी इब्राहिम की सेना गई थी। तो इन्होंने कहा था कि मैं कमर में 2 तलवार बांधे हुआ हूँ, एक तरफ से अकबर के लिए और एक बाबर के लिए और एक इब्राहिम लोदी के लिए। तो जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो बाबर ने हुक्म दिया कि जिन 2 तलवारों को कमर में बांधकर दौलत खां मुझसे लड़ने के लिए तैयार हुआ था, उन 2 तलवारों को गर्दन में लटकाए हुआ मेरे सामने उपस्थित हो। ये दोनों कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों कई भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
जैसे ही दौलत खान ने बाबर के सम्मुख झुकने में विलंब किया, बाबर ने आज्ञा दी कि उसकी टांगें खींच ली जाएं, जिससे वह झुक जाए और अपने विद्रोही व्यवहार के लिए लज्जित हो। इसके पश्चात उसे भेरा नगर में बंदी बनाकर भेज दिया गया, किंतु वहां जाते हुए मार्ग में दौलत खां की मृत्यु हो गई। लगभग इसी समय आलम खां बड़ी दयनीय दशा में बाबर की शरण में आया। बाबर ने एक बार फिर पंजाब को सुगमता से अधिकृत कर लिया। वह दूसरा कदम इब्राहिम लोदी से संघर्ष करने का रह गया था। पंजाब की विजय की अपेक्षा यह कार्य अधिक कठिन था, अतः बाबर ने इसके निमित्त हर प्रकार की आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी और लोदी उम्मीदवार आलम खां के प्रति पूरा ध्यान दिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति निश्चय ही बड़े राजनीतिक महत्व की थी। जैसे ही वह दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ, उसे दिल्ली राज दरबार के अनेक सरदारों की ओर से सेना सहायता के आश्वासन मिले। संभवतः इसी समय चित्तौड़ के राणा सांगा ने, संभवतः है क्योंकि बाबरनामा में कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है, संभवतः इसी समय चित्तौड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम पर सम्मिलित आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा। जब आक्रमणकारी की इच्छा स्पष्ट प्रतीत हो गई तो इब्राहिम ने एक विशाल सेना एकत्र की और वह पंजाब की ओर उसने युद्ध करने के लिए चल पड़ा। साथ ही दो प्रमुख दस्ते उसने हिसार की ओर भेज दिए, जिसमें से एक को हुमायूं ने मार भगाया और इसी प्रकार दूसरे दस्ते को मुगलों ने मार पीट कर ढकेला। कुछ दूर और बढ़ने के पश्चात बाबर पानीपत पहुंच गया और वहां उसने अपना शिविर डाल दिया। बाबर ने अपने आत्मचरित बाबरनामा में गर्व से लिखा है कि उसने इब्राहिम लोदी को केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से पराजित किया। उसके प्रशंसक रसबुक विलियम ने एक कदम और आगे बढ़कर लिखते हुए कहा कि पानीपत के युद्ध क्षेत्र पर उसकी सेना में 8 सहस्त्र सैनिकों से अधिक नहीं हो सकते, शायद उसमें कम ही रहे हों, किंतु दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी सेना में भारी अभिवृद्धि हो चली, क्योंकि भारत के शास्त्रों धनलोलुप योद्धा उसका साथ देने के लिए को पूर्व तैयार थे और अनेक प्रतिष्ठित सामंतों ने पहले से ही उसके साथ सम्मान लक्ष्य नियत कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसकी पानीपत की सैन्य शक्ति 25,000 से कम किसी भी दशा में न रही होगी। बाबर ने 700 गतिशील गाड़ियों की पंक्तियों को गीली खाल के रस्सों से आपस में बांधकर अपनी सेना की यथार्थ फौज के आगे खड़ा कर दिया था। गाड़ियों के बीच उसने काफ़ी रास्ता छोड़ दिया था, जिसमें होकर उसके सैनिक अकबर आक्रमण कर सकें। इसको रूमी विधि कहा जाता है। उसने तोपों के प्रत्येक जोड़े के मध्य 6-7 गतिशील बचाव स्थान खड़े कर दिए थे, जिससे तोपचियों को सड़क प्राप्त हो सके। इस रक्षात्मक सीढ़ी के पीछे ही तोपखाना व्यवस्थित था। उस्ताद अली दाहिने ओर था और मुस्तफ़ा बाईं ओर। तोपखाने के पीछे उसके अग्रगामी रक्षकों का जमाव था, जिसकी कमान खुसरू, कोकुलतास और मोहम्मद अली जंग के हाथों में थी। इसके पीछे सेना का केंद्र स्थल था, जहां बाबर स्वयं संचालन के रूप में उपस्थित था। यह केंद्र दाहिना केंद्र और बायां केंद्र के नाम से 2 खंडों में विभाजित था। बाबर की सेना का दाहिना अंग कटे हुए पेड़ों तथा मिट्टी की दीवारों और खाइयों से सुरक्षित था। सेना के दाहिने अंग की कुछ दूरी पर तुलगमा नियुक्त किया गया था और सेना के बाएं अंग के बाईं तरफ कुछ दूर पर तुलगमा के स्थान दिया गया था। इस पंक्ति की दाहिनी ओर से ठीक सिरे पर किलेबंदी करने वाला दाहिना दल अव्यवस्थित था। इसके पीछे अब्दुल अजीब की अध्यक्षता में अनुभवी घुड़सवारों की कोतल सेना थी। दाहिना सिरा हुमायूं और ख्वाजा की किला के कमान में था और बायां सिरा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा के कमान में थी। बाबर के कथनानुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे, किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उस काल में प्रत्येक योद्धा के साथ कई एक शिविर रक्षक और नौकर चाकर चला करते थे। ऐसी दशा में इब्राहिम की युद्ध शक्ति 40,000 आदमियों से अधिक न रही होगी। इस सेना में ऐसे भी दस्ते थे जिसका संगठन स्वयं की आवश्यकता के विचार से शीघ्रता में कर लिया गया था। ये दस्ते प्रचलित 4 खंडों में विभाजित किए गए थे।
अग्रगामी रक्षक दल, केंद्रीय दल, दाहिना दल और बायां दल। 12 अप्रैल 1526 को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं, किंतु 8 दिन तक किसी भी प्रकार का आक्रमण का श्री गणेश नहीं किया गया। 20 अप्रैल की रात्रि में बाबर ने अपने 4-5 हजार सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अफगान शिविर की ओर भेजा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और इस घटना ने इब्राहिम को प्रातः काल की पलटन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 21 अप्रैल को दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। इब्राहिम ने अपनी सेना को क्षिप्र गति से आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी, किंतु उसे बाबर का दुर्ग समान रक्षात्मक पंक्तियों के निकट अकस्मात ठहर जाना पड़ा। इससे अफगानों की सेना में हलचल मच गई। इस अवसर को अपने हित में देख बाबर ने किलेबंदी वाली तुलुकमा सेना को तुरंत घूमकर पीछे से आक्रमण करने की आज्ञा दी। उधर इब्राहिम ने अपनी फौजों को आक्रमण की सेनाओं के बाएं खंड पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, जिससे वह घिराव में आ गई। बाबर ने तुरंत अपने केंद्र की कोतल सेना भेजी, जो अफगान सेना के दाहिने खंड को खदेड़ने में सफल रही। इस समय तक दोनों सेनाओं के सभी दस्ते युद्ध में भाग लेने लगे और युद्ध इस प्रकार सामान्य स्थिति में आ पहुंचा और बाबर ने अपने तोपचियों को आग बरसाने की आज्ञा दी। इस प्रकार लोधी सेना घेर ली गई और उसका उफान नष्ट कर दिया गया। उसके सामने तोपखाने के गोलों की वर्षा हो रही थी और पीछे तथा बाएं तीरों की बौछार। सशस्त्रों की विशेषता और युद्ध योजना की कुशलता से संपन्न होते हुए इब्राहिम के कमान में हिंदुस्तान की सेना जी तोड़कर युद्ध करती रही। प्रातःकाल से दोपहर तक युद्ध चलता रहा और बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था तथा सैन्य संचालन शक्ति से शत्रु पर विजयी पाई। इब्राहिम लोदी अंत तक बहादुरी से लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा कौन सा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मरा? तो इब्राहिम है जो युद्ध भूमि में मरा। इब्राहिम लोदी के 15,000 आदमी युद्ध में धराशायी हुए। इस हताहतों में ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत भी थे, जो सच्चे राजपूत की भांति इब्राहिम की ओर से लड़ रहे थे। यद्यपि इब्राहिम उसका शत्रु रह चुका था। बाबर ने लिखा है कि जब आक्रमण प्रारंभ हुआ तो सूर्य नारायण ऊंचे चढ़ गए थे। युद्ध दोपहर तक ठना रहा। मेरे सैनिक विजयी हुए और शत्रु को चकनाचूर कर दिया गया। सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार अनुकंपा से यह कठिन कार्य मेरे लिए सुगम बन गया और यह विशाल सेना आधे दिन में ही मिट्टी में मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि पानीपत के युद्ध का परिणाम क्या था। पानीपत का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ। लोदियों की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न छिन्न हो गई और इसका राजा युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कम से कम गणना के अनुसार उसके 20,000 सशस्त्र सैनिक हताहत हुए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई, जिन्होंने 15 वर्ष के मध्यांतर से 2 शताब्दियों तक उसे हथिया कर रखा। हिंदुस्तान में तुर्क अफगानी शासक वर्ग पतित हो चुका था और इस कारण उसकी सत्ता खतरे में थी। पानीपत में बाबर की विजय के फलस्वरूप तुर्क अफगान शासक वर्ग में नया रक्त और उत्साह संचारित हुआ। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके द्वारा देश का श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं सफल शासक प्राप्त हुए, जिसके अधिकार में देश को एक यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का अवसर मिला। जहाँ तक बाबर का युद्ध से संबंध था, यह कहा जाता है कि उत्तरी भारत में विजय करने के निमित्त उसकी विजय योजनाओं की दूसरी मंजिल पानीपत के युद्ध के साथ तय हो गई। बाबर आगरा तथा दिल्ली का स्वामी हो गया, किंतु अभी एक दो ही नई सैकड़ों विकट विरोधियों और शक्तिशाली शत्रुओं से मोर्चा लेना बाकी था। तब कहीं हिंदुस्तान का सम्राट होने की बात सोची जा सकती थी। लेकिन जैसा इतिहासकार रसबुक विलियम ने लिखा है, यह ठीक है कि बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे और उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। उसे तो अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध योजना में शक्ति लगानी थी। पानीपत की विजय ने बाबर के दावे को वैधानिकता का जामा पहना दिया। अतः उसकी भविष्य की योजनाएं तथा प्रयत्न उसी के दावे को कार्य रूप में परिणत करने में प्रयास मात्र थे। तो ये था हमारा पानीपत का युद्ध और उसके परिणाम। धन्यवाद बच्चों।